ये आपका यूनिट नंबर 3 है। अब यूनिट 3 के अंदर आपको मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसमें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइसिंग डिसीजंस फॉर मार्केटर। यानी मार्केटर प्राइस डिसाइड करेगा तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजन में, प्राइसिंग डिसीजंस ऑफ अ कंपनी, दो अलग अलग फैक्टर्स है, इंटरनल कंपनी फैक्टर्स और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर में पहले तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है प्राइस सेट करने से पहले। इफ द कंपनी हैज केयरफुली सिलेक्टेड इट्स टारगेट मार्केट, यानी उसको पता है कि उसने कस्टमर कौन से सिलेक्ट किए, यानी उसकी प्रोडक्ट कौन से कस्टमर्स के लिए बनी है, उसको टारगेट मार्केट बोलेंगे। और पोजीशनिंग का मतलब मार्केट में वो अपनी प्रोडक्ट को कौन सी पोजीशन पे देख रही है, मतलब किसके हाथ में वो प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसको पोजीशनिंग बोला जाता है। देन इट्स मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी, जिसमें प्राइस भी इंक्लूड होता है, विल बी फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सिंपल। और ये एग्जांपल नहीं लिखना है। द कंपनी में सीख अदर ऑब्जेक्टिव्स लाइक मार्केट लीडरशिप। मार्केट लीडरशिप यानी मार्केट में मैं लीडर बनूं, जैसे जियो मोबाइल नेटवर्क मार्केट में लीडर, वो जो प्राइस डिसाइड करती है बाकी सारी फर्म उसको फॉलो करती है। फिर करंट प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अभी मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। सर्वाइवल इसका मतलब बिजनेस लॉन्ग टर्म तक रहे मार्केट में। और प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, क्वालिटी में जो प्रोवाइड करूं बाकी सब मुझे फॉलो करे। फिर एंड अकॉर्डिंगली वो लो, एवरेज या तो हाई प्राइस सेट करेंगे। लो प्राइस सेट कब की जाएगी, जब उसको मार्केट में घुसना हो तो लो प्राइस सेट करें। एवरेज प्राइस यानी सबको देख के प्राइस सेट करें। और जो हाई प्राइस है वो अगर इनोवेटर कंपनी है ना, कुछ नई चीजें ढूंढने वाली कंपनी, उसको ये हाई प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। फिर मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी, प्राइस डिसीजंस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद अदर वेरिएबल्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स लाइक प्रोडक्ट डिजाइन, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीन चीजें, प्रोडक्ट की डिजाइन, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन। सो एनी डिसीजन मेड फॉर एनी अदर वेरिएबल in the marketing mix could affect or influence pricing decision. If a large number of retailers are planned for distribution of product, तो larger retailer margin will have to be built into the price. अगर समझो मैं हर जगह प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना चाहता हूँ और अलग अलग लेवल्स के अंदर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, तो हर किसी को मुझे प्रॉफिट का एक हिस्सा देना पड़ेगा और ये सारा प्रॉफिट तुमको प्राइस के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। सम कंपनीज रिजोर्ट टू पोजीशन their product based on price. रिजोर्ट यानी मदद लेना, हेल्प, take help. Some companies take help to position their products based on price and then adjust other marketing mix decisions to that price. यानी कंपनीज क्या करती है, एक प्रोडक्ट को प्राइस के बेस के ऊपर सिलेक्ट करेगी, पोजीशन प्राइस के हिसाब से करेगी। मतलब मेरी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखूं ने तो मुझे लगता है कि मार्केट में मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल हूँ। इसको टारगेट कॉस्टिंग भी बोला जाता है कई बार। इसका मतलब मैं क्या देखता हूँ, प्राइस वही सिलेक्ट करूंगा जो मेरे कॉस्ट को कवर करे प्लस मुझे थोड़ा प्रॉफिट कमा दे। यानी टारगेट कॉस्टिंग का मतलब मैं प्राइस ध्यान, एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने सोच लिया कि 400 रुपये में प्रोडक्ट बेचना है, मुझे पता नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी, तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ही रखूंगा। टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैं कॉस्ट टारगेट कर रहा हूँ कि कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, प्राइस तो मैं डिसाइड कर चुका हूँ, 400 की प्राइस डिसाइड हो गई, तो अब मैं 370 रुपीज के अंदर प्रोडक्ट को बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो फिर 30 रुपए के प्रॉफिट के साथ में मैं उसको बेच पाऊंगा। राइट। तो मुझे कॉस्ट बाद में डिसाइड करिए, पहले मैं क्या डिसाइड कर लेता हूँ, प्राइस डिसाइड कर लेता हूँ और बाद में कॉस्ट को टारगेट करता हूँ। कई कंपनी जैसा भी करती है, इट स्टार्ट्स विद आइडियल सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर कंसिडरेशन एंड देन टारगेट कॉस्ट दैट विल एंश्योर दैट प्राइस इज मेट। यानी फिर पहले प्राइस नक्की करते हैं फिर कॉस्ट डिसाइड करते हैं। सो व्हाट वो चीज नहीं करना, एग्जांपल, फिर कॉस्ट, कॉस्ट फ्रॉम द बेस लेवल फॉर प्राइस डिसीजन। Any company wants to charge a price that both covers all its costs and gives a rate of return. कॉस्ट भी कवर करे और रिटर्न भी मिले आपको अच्छा। लोअर प्राइस आर चार्ज बाय सम कंपनीज विद लोअर कॉस्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि कम प्राइस में बेचेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा यानी ज्यादा चीजें बिकेगी, ज्यादा चीजें बिकेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। द कंपनी हैज टू कंसीडर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट। तीन तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल, और इन दोनों को मिला टोटल कॉस्ट आती है। जब भी प्राइस डिसाइड करो तो ये सब ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, pricing decisions are handled differently in different companies. In small companies, top management takes a decision.
सबके लार्ज कंपनी के अंदर, बड़ी कंपनियों ने, स्मॉल कंपनी के अंदर एक मानस जो एक आदमी है जो उनको क्या, जो टॉप लेवल पे बैठा है, जो चीफ ऑफिसर है, वही डिसाइड कर लेगा सब कुछ। लेकिन जब कंपनी बड़ी होती है ना, तो अलग अलग डिवीजन में अलग अलग लोग प्राइस को डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स इन मार्केटिंग फंक्शंस डिसाइड प्राइसिंग। इन द केस ऑफ business market, sales people often negotiate price with their customers within certain ranges and top management approves it. कई बार क्या होता है, बिजनेस मार्केट के अंदर सेल्स पीपल है ना, आपको बोलते हैं कि ये प्राइस रखो, ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेड होगी। फिर उसके बाद में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो उस प्राइस को नेगोशिएट करके सेट करता है। ये चार चीजें होगी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, याद रखो, यहाँ क्वेश्चन 6 से 7 मार्क का है ये सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि 2 क्रेडिट वाला ये सब्जेक्ट है। फोर्थ यूनिट ऑलरेडी मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोनों का कंबाइंड वीडियो आपको मिल चुका है, राइट। और मैं सेकंड यूनिट दोनों जगह पे वापस एक्सप्लेन करूंगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। तो आपको सिर्फ टोटल मिला के 3 और 3 दोनों यूनिट में 3 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके मंडे को आपको टेस्ट देनी है, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी आल्सो अफेक्ट प्राइसिंग डिसीजंस। दे इंक्लूड द नेचर ऑफ मार्केट एंड डिमांड, कंपटीशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें मार्केट का नेचर क्या है, डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, कंपटीशन कितनी है, और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स लिखे जाते हैं। द अपर लिमिट मार्केट एंड डिमांड, द अपर लिमिट ऑफ प्राइसेस डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड डिमांड। कंज्यूमर एंड बिजनेस बायर्स कंपेयर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस अगेंस्ट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना कि आप हमेशा प्राइस को किसके साथ कंपेयर करते हो, उसकी जरूरत कितनी सेटिस्फाई करता है आदमी की, वो देखता है, उससे मिलने वाले बेनिफिट और उसको प्राइस के साथ में कंपेयर किया जाता है। The price demand relationship will vary यानी चेंज होना according to the nature of the market। जैसे कि प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन और प्योर मोनोपोली। अब प्योर कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे प्योर कंपटीशन में कौन डिसाइड करता है, प्योर कंपटीशन में मार्केट डिसाइड करता है प्राइस क्या होगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर डिसाइड करेगा, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होगी, अलग अलग प्रोडक्ट होगी। ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्यू फॉर्म्स है, इसमें एक लीडर होती है, बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं। जबकि प्योर मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर है, तो वो जो चाहे वो प्राइस डिसाइड कर सकता है, इसको मार्केट पे देखने की जरूरत नहीं है। फर्दर, कंज्यूमर्स परसेप्शंस ऑफ प्राइस आल्सो इन्फ्लुएंस प्राइसिंग डिसीजन। परसेप्शन यानी तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, कंज्यूमर क्या समझता है। इफ कंज्यूमर्स परसीव दैट कि प्राइस इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स वैल्यू, प्रोडक्ट की जो वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या, उसकी यूजफुलनेस, उससे अगर प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। लेकिन अगर उसको लगता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू से उसकी प्राइस कम है, वैल्यू ज्यादा मिल रही है, बराबर, तो वो कंज्यूमर क्या करेगा, बट यहाँ पे कंज्यूमर बाई तो करेगा, लेकिन मार्केटर का प्रॉफिट चला जाएगा, क्योंकि लो प्राइस के ऊपर अगर आपको बेचना है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स कंपटीशन, द एक्टिविटीज ऑफ कॉम्पिटिटर, उनकी कॉस्ट और प्राइस, कॉम्पिटिटर का रिएक्शन, हम अगर प्राइसिंग चेंज करेंगे तो कॉम्पिटिटर क्या रिएक्ट करेंगे, ये भी प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है। द कंपनीज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी will vary according to the nature of competition or nature of its marketing strategy to face competition। यानी किस तरह की कंपटीशन मार्केट में वो देखा जाता है, और साथ में जो कंपटीशन वालों ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया वो भी देखा जाता है। सम कंपनीज गो फॉर प्राइस लीडरशिप, जैसे बताया, वो क्या करेगी, प्राइस खुद डिसाइड करेगी, बाकी फर्म उसको फॉलो करेगी। अदर्स गो फॉर लो प्राइस लो मार्जिन स्ट्रेटेजी टू वाइप आउट कॉम्पिटिटर्स, वाइप आउट यानी दूर करना, कंपटीशन को खत्म करने के लिए प्राइस डिसाइड की जाती है कई बार। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने निरमा की प्रोडक्ट को टैकल करने के लिए व्हील नाम का एक डिटर्जेंट पाउडर स्टार्ट किया था। ये व्हील जब स्टार्ट किया गया तो निरमा को काउंटर करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। उसको ये था कि निरमा को मार्केट से हटा ही देना है, पर साल लग गए बहुत। आज निरमा मार्केट में प्रेजेंस में नहीं है, बिल्कुल भी खत्म हो गई कंपनी, ऑलमोस्ट उसका प्रेजेंस नेग्लिजिबल जितना हो गया है। Other environmental factors. While making pricing decisions, the company has to consider other environmental factors. Economic condition, जिसमें बूम और रिसेशन आता है, यानी तेजी और मंदी, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन यानी बाजार में अगर जो प्राइसेस इंक्रीज होती है और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो तो क्या करेंगे, अफेक्ट प्राइसिंग ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एंड वैल्यू। द कंपनी
should also consider the reaction of impact of its pricing on external parties in its environment. अब अगर मैं प्राइस चेंज करूंगा तो होलसेलर या तो रिटेलर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उनको भी फेयर मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी वो भी प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करेगी, क्योंकि प्राइस को चेंज करने से अगर जीएसटी प्रोडक्ट के अंदर है या तो एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्ट के ऊपर, तो प्राइसिंग नई प्राइसिंग के कारण इसके ऊपर इफेक्ट होती है। द कंपनी शुड ऑल्सो कंसिडर ओवरऑल सोसाइटल एंड सोशल कंसर्न व्हाइल डिसाइडिंग प्राइस। कंसर्न्स का मतलब कंसिडरेशन, यानी ध्यान में रखा जाना चाहिए सोसाइटल एंड सोशल कंसर्न दोनों को। अब ये देखो अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, 9 अलग अलग प्राइसिंग है, यहाँ नीचे लिखा गया है। ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग डिसाइड करने के टाइम पे, उस पर डिपेंड करता है। तो देखो इसमें पहले से अपने शुरुआत करें नेक्स्ट पेज पे, तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, दो या तो तीन शॉर्ट नोट पूछे, बराबर नहीं। मैंने इस यूनिट को, दोनों यूनिट को दो हिस्सों में अलग अलग डिवाइड किया, जिस तरह से टॉपिक बन रहे हैं उसके हिसाब से, इसलिए मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, दूसरा टॉपिक अपना ऑप्शन में छोड़ रहे हैं, राइट। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, द कॉमनली यूज्ड मेथड्स अंडर दिस कैटेगरी आर मार्कअप प्राइसिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग का मतलब क्या, मैंने सोच लिया है कि मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, ये मार्कअप, यानी मैं अगर सोच लेता हूँ कि मुझे 10% प्रॉफिट कमाना ही है, तो 10% मेरी कॉस्ट में मैं ऐड कर लूंगा, ये मेरी प्राइस है, जिसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग बोलते हैं। मार्कअप प्राइसिंग इन्वॉल्व्स, देखो जितने भी अलग अलग नाम है ना उन सबको मैंने डार्क किया हुआ है, तो आपको सबकी मीनिंग मिल जाएंगे। मार्कअप प्राइसिंग प्राइसिंग इन्वॉल्व्स फायरिंग अ प्राइस, फायरिंग नहीं है फिक्सिंग है, सॉरी, फिक्सिंग अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट by adding a margin to its cost price, यानी हम 10% मार्किंग अप करेंगे, 10%, 20%, 25%, जो तुमने टारगेट रखा हो। द मार्कअप्स विल बी डिफरेंट फॉर मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये मार्कअप हर किसी के लिए अलग अलग होगा। फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग और फुल कॉस्ट प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, यानी इसमें क्या किया जाता है, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, पूरी कॉस्ट कवर कर लो, बराबर, और उस कॉस्ट को कवर करने के बाद उसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट ऐड करेंगे। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है टोटल कॉस्ट के अंदर। फिर जो भी मार्जिन आपने सोच के रखा है कि मुझे 20 रुपए प्रॉफिट कमाना है, 40 रुपए कमाना है, 20% कमाना है, वो उस टोटल कॉस्ट के अंदर आप ऐड कर दोगे, इससे सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा। while the markup is absorption cost pricing, in absorption cost pricing is added arbitrarily, arbitrarily यानी मन भावे दे दीजिए, मन मर्जी से, right, in target rate of return pricing a rational approach is used to arrive at a market, यानी मार्कअप भी अपने ने सोच समझ के करेंगे। मैंने ऐसा नहीं बोल दिया कि 20% ऐड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे उसको भी सोच समझ के डिसाइड किया जाता है। The aim of marginal cost pricing is to maximize contribution towards fixed cost. It aims at realizing all the direct variable cost of the product plus part of the fixed cost. ये क्या करेंगे, सारी मेरे, आपके पास अगर समझो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग चलेगी। आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट को तो पूरा कवर कर लोगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट का खाली एक हिस्सा आपने कवर करेंगे। Most of the cost-based methods of pricing evolve from the break-even concept. ये किससे आता है, break even यानी no profit no loss। आगे लिखा है देखो इसकी definition, the break even point is the level where the total cost exactly equal, the total revenue, यानी cost और revenue दोनों equal हो जाते हैं। पूरी शॉर्ट नोट भी है इसकी break even की, and that is the cost and revenue break even at a पर्टिकुलर लेवल, एक लेवल पे ब्रेक इवन यानी दोनों इक्वल हो जाते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे जीरो होता है ब्रेक इवन के ऊपर, एट अ लेवल वेयर रेवेन्यूज एक्सीड्स कॉस्ट, रेवेन्यूज एक्सीड कॉस्ट और प्रॉफिट कम इन, एंड एट द अदर लेवल लॉसेस आल्सो इक्वल, यानी अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे ना प्रोडक्शन कम करोगे तो तुम लॉस में हो, लेकिन तुम अगर राइट साइड पे जाओगे यानी प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो तुम प्रॉफिट में हो। यानी अगर इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट है, इससे कम प्रोड्यूस करेंगे तो लॉस है। तो ब्रेक इवन एग्जैक्टली सेंटर वाला पॉइंट है जिसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस है। The number of units that are required to be produced and sold to reach a no loss no profit situation at a given price is known as break even point, जहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो उस सिचुएशन को बोले। अब
demand or market based pricing. The common methods under this category are what the market can bear pricing, skimming pricing and penetration pricing. skimming यानी शुरुआत में जब प्रोडक्ट नहीं हो, लोगों के अंदर उत्साह होता है उसका नई प्रोडक्ट का, तो वो लोग है ना नई प्रोडक्ट का वेट करते हैं और उस टाइम पे परचेस कर लेते हैं। तो ये स्कीमिंग प्राइस, शुरुआत में रिसर्च का सारा खर्चा निकल जाएगा, जितनी प्रॉफिट कमा सको उतना प्रॉफिट कमा ले, फिर बाद में है ना एकदम कम प्राइस करते हैं। In this method, the basic assumption is that sales and profit are important, independent of cost. ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सेल्स एंड प्रॉफिट कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो डिमांड पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लाइन लिखनी है आपको। एंड स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट। ये नई प्रोडक्ट के लिए होता है स्कीमिंग प्राइस में हाई प्राइस हाई प्रॉफिट शुरुआत में, लेकिन बाद में लोअर प्राइस धीमे धीमे करते जाएंगे। दिस इज स्पेशली सुटेबल फॉर लग्जरी और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। लग्जरी प्रोडक्ट, बड़ी प्रोडक्ट जो बोलते हैं एकदम महंगी महंगी प्रोडक्ट हो, उसके लिए ये ज्यादा सूट होता है। जैसे कोई नई प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है मार्केट में, अगर समझो 75 इंच का टेलीविजन ही स्टार्ट हुआ था, अभी 85 का भी आता है, 105 इंच का टेलीविजन भी आता है, 105 इंच का, बराबर। खाली 75 लाख रुपीज के आसपास का है, 75,99,000, बस इतना ही, ज्यादा नहीं है। वो एलजी की इनोवेशन है। इतनी बड़ी स्क्रीन, और इतनी बड़ी स्क्रीन के लिए इतना बड़ा रूम भी होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसको पता है कि उसको कस्टमर काफी कम है, और जो इनोवेटिव चीज को खरीदने वाले लोग हैं ना वही है। पूरा दिन उसके ऊपर टाइम दिखाया करता है, आधा से ऊपर होता है, फिर पूरा स्क्रीन जब आप चालू करोगे तो धीमे से रोटेट होके ऊपर आएगा, बराबर। ये सब टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, तो जब तक पेटेंट का फायदा है तब तक ये लोग प्राइस हाई रखते हैं। लेकिन उसके बाद में जब लगेगा कि 5 साल के बाद पेटेंट खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद में ये प्रोडक्ट की प्राइस एकदम डाउन होते जाएगी। ऐसा सेम एलईडी में हुआ था। एक टाइम पे एलईडी लाख लाख रुपए के आते थे, 43 इंच वाला भी। अभी आपको 19-20 हजार में मिलता है। तो ये क्या हुआ, पेनिट्रेशन प्राइस। वो टाइम पे पेनिट्रेशन प्राइस, सॉरी स्कीमिंग प्राइस, अभी पेनिट्रेशन प्राइस। अब नई कोई कंपनी आएगी ना, तो मार्केट में घुसने का स्टार्ट करेगी। ये पेनिट्रेशन प्राइस का सबसे बड़ा एग्जांपल शाओमी के फोन है। एकदम कम प्राइस के ऊपर इसको लॉन्च करता है। जियो ने भी सेम ऐसा किया था, फिर आदत डाली पहले। सब किसी को ने हर महीने हर रोज 2 GB डेटा की आदत डाली, फिर धीमे धीमे प्राइस बढ़ा रहे हैं, समझे। तो पहले पेनिट्रेशन यानी मार्केट में घुसो, मार्केट को कैप्चर करो, और उसके बाद में जो मर्जी चाहे वो करो। 6 to achieve greater market penetration through relatively low prices. This method is suitable for non-luxury products purchased by ordinary consumers. यानी आम आदमी जो खरीदता है वो। यहाँ पे हाई सेल्स रीजनेबल प्राइस के ऊपर, यानी कम प्राइस रखो लेकिन सेल्स बढ़ाओ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स डिमांड सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंजेस। ये ने बहुत बड़ा पैराग्राफ है, पर इतना बड़ा पैराग्राफ इतने छोटे कम मार्क्स के क्वेश्चन के लिए नहीं लिखा जा सकता। ये वाला जो प्राइस इलास्टिसिटी मैंने खाली है ना, उसमें से जो जरूरी है ना वही चीज को इसके अंदर इंक्लूड किया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स डिमांड सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंजेस। प्रोडक्ट्स विद इलास्टिक डिमांड, उसका वो एक्सपीरियंस करेगा सिग्निफिकेंट सेल्स वॉल्यूम शिफ्ट विद प्राइस चेंजेस। मतलब जब प्राइस बढ़ाओगे तो अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो डिमांड एकदम कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस कम करोगे तो एकदम ज्यादा बढ़ भी जाएगी डिमांड। ऐसा while inelastic product remain largely unaffected। पर सब चीजें इसके अंदर आ गई। इन्होंने एग्जांपल वगैरह देके इसको समझाने की ट्राई की थी, अपने खाली इलास्टिसिटी मतलब रखता है। Competition oriented pricing in a competitive market situation, companies follow three alternative courses। एक प्रीमियम प्राइसिंग यानी कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस रखो। सोनी टीवी बेस्ट एग्जांपल इसका, बाकी सारे कॉम्पिटिटर से इनकी प्राइस ज्यादा होती है। फिर डिस्काउंट प्राइसिंग, बिलो प्राइसिंग, वो जो टीसीएल के टेलीविजन आते हैं, तोशिबा के टेलीविजन आते हैं, हाइसेंस के टेलीविजन आते हैं, ये क्या डिस्काउंट प्राइसिंग पे बेचते हैं। फिर पैरिटी प्राइसिंग यानी सबके साथ इक्वल प्राइस रखो, यानी सैमसंग एलजी, ये पैरिटी प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी गोइंग रेट जो है ना वही प्राइस। फिर वैल्यू प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन द assumption that the objective of pricing is not to recover cost but to realize the value of the product perceived by the customer। हम ऐसा समझेंगे कस्टमर को ये प्रोडक्ट कितनी ज्यादा जरूरी लगती है।
तो मेरिट ऑफ दिस मेथड इज द बिलीव दैट कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड नॉट इन द कॉस्ट, लेकिन उसको प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट की वैल्यू में इंटरेस्ट है। प्रोडक्ट कितनी काम की है ना उसके अंदर, जितनी काम की होगी उतनी प्राइस देने के लिए वो तैयार होगा। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर अपने ज्यादा चार्ज करेंगे तो कंज्यूमर खरीदेगा नहीं। कंज्यूमर ये देखेगा उसकी वैल्यू इसकी लाइफ में कितनी है, बाद में वो प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेगा। व्हेन मार्केटर्स डिलीवर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, देयर प्रॉफिट विल बी इंश्योर्ड अलोंग विद द कस्टमर लॉयल्टी। यानी अगर कॉस्ट से ज्यादा डिलीवर करते हैं, यानी तुमने 50 रुपए की प्रोडक्ट में अगर 60 रुपीज का सेटिस्फेक्शन दे दिया सामने वाले को, तो वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को कभी नहीं छोड़ेगा, राइट। फिर आता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इन द ईज ऑफ कंपनीज sorry, in the case of companies that market different product lines, they need not fix optimal price for each product, and independent of other products in the line, prices of different products can be fixed in such a way that the product line as a whole is price optimal. क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ज्यादा चलती है उसकी प्राइस कम रखो, जो प्रोडक्ट कम चलती हो और रेयरेस्ट कस्टमर्स उसको परचेस करते हो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा रखो, तो क्या दोनों में सर्वर हो जाए। समझे? इसको प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग बोला जाता है। इसीलिए ऑप्टिमल सेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स पुट टुगेदर एंड ऑप्टिमल सेल्स ऑप्टिमल ऑप्टिमम टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द लाइन। दिस प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट लाइन प्रमोशन मेथड ऑफ प्राइसिंग। यानी चार अलग अलग प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रही है, एकदम सस्ते में बेचो उसको, कम प्रॉफिट का मार्जिन रखो। एक कम चल रही है उसमें थोड़ा ज्यादा प्राइस। समझे? इस तरह से अलग अलग प्राइसिंग, लेकिन टोटल लास्ट में जो प्रॉफिट आप चाहते हो उतना प्रॉफिट आपको हो जाएगा। फिर टेंडर प्राइसिंग। इन these option is more applicable to business markets where institutional customers normally call for competition bidding to seal tender or quotation। कवर में बंद करके टेंडर भरा जाता है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें ये प्राइसिंग होती है। These buyers look for the best possible lowest price consistent with the minimum assured quality specification. The difficulty here is of fixing a price that makes care of all cost and profit and is low enough to get the business। यानी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्राइस कैसी होनी चाहिए? प्राइस इतनी होनी चाहिए ना कि क्वालिटी जो है ना वो भी मेंटेन रहे और सामने वाले को कम से कम प्रॉफिट के अंदर बेटर क्वालिटी अपने प्रोवाइड कर पाए। फिर अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच फॉर्म एसेंशियल कमोडिटीज ग्रुप व्हिच meet the basic needs of all segments of consumers, affordability based pricing method is useful। अफोर्डेबिलिटी यानी मतलब पोसाई देवी प्राइस के है। द प्राइस इज डन इन सच अ वे दैट ऑल सेगमेंट्स ऑफ द टोटल मार्केट कैन अफोर्ड टू बाय। यानी सब लोगों को पोसाए इस तरह से प्राइस रखो एंड कंज्यूम द प्रोडक्ट एज पर देयर नीड। हियर प्राइस इज सेट इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉस्ट। यहाँ पे भी कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता। एंड इन सम केसेस गवर्नमेंट प्राइस सब्सिडी एलिमेंट इज इन्वॉल्व। कई बार गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी भी दी जाती है। सच आइटम्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये सस्ते अनाज की दुकानें हैं, वैसी दुकानों में से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। इसको अपने सोशल वेलफेयर प्राइसिंग भी बोलते हैं। फिर डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग यानी सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग प्राइस चार्ज की जाती है। जैसे ट्रेन की मुसाफरी करते हैं, नॉर्मल यानी जनरल डब्बे में जाते हैं तो एकदम सस्ते में आता है। उसके बाद में स्लीपर में थोड़ा ज्यादा प्राइस, 3 टियर एसी में ज्यादा, 2 टियर एसी में फर्स्ट क्लास में सबसे मैक्सिमम। सेम कस्टमर सॉरी सेम प्रोडक्ट है लेकिन सबके लिए अलग अलग प्राइस है, क्योंकि जितने कस्टमर जो फैसिलिटी चाहते हैं उस फैसिलिटी के हिसाब से प्राइस को चेंज किया जाता है। इसमें कस्टमर क्लास देखा जाता है रादर देन ज्योग्राफिक मार्केटिंग टेरिटरी। एरिया नहीं देखते, क्लास देखा जाता है। अनदर वेरिएशन which is commonly used is where differentiated pricing is done on the basis of purchase volume। अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो डिस्काउंट में खरीद पाओगे। यहाँ पे एक दुकान है जो पतंग की जो रील है ना वो बेचते हैं। वो सितंबर में पूरा पेमेंट कर देते हैं, मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। तो सितंबर में पूरा पेमेंट कर देते तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट या 2% या 3% जो भी हो, मुझे पता नहीं है, मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि वो बल्क में देते हैं और पहले देते हैं उनको पैसा। इसलिए ऑर्डर भी बल्क में मिलता है सामने से और साथ में पैसा भी उसी टाइम पे मिल जाता है। तो सामने वाली कंपनी आपको क्या यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग प्रोवाइड करेगी। और नाउ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। मेनी मार्केटर्स टेक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इनटू। ये एकदम सिंपल, 300 रुपये प्राइस ना रखे, 295 रखे। ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एकदम सिंपल एग्जाम्पल इसका।
यानी अगर आप 400 रुपये प्राइस रखना चाहते हो तो 399 रखो, तो माइंड में क्या आता है, 300 बोला तो 300 जाएगा ना, 399, भले 99 300 रुपये, बराबर। ये साइकोलॉजिकल प्राइस, ये खास करके किस में चलता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर चलता है। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये पूछा जाना चाहिए ब्रेक इवन वाला, क्योंकि ब्रेक इवन सालों से जब से मैं मार्केटिंग पर आ रहा हूँ ये क्वेश्चन है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर मैनेजर्स इन डिटरमाइनिंग प्राइस एंड अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट फंक्शन। इट एड्स यानी हेल्प करना, मदद करना इन प्रॉफिट फोरकास्टिंग, कितना प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, प्राइसिंग कैसे रखनी चाहिए, इकोनॉमिक रेशनल, रेशनल यानी समझदारी से काम करना चाहिए, एंड डिसीजन मेकिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस इज thus useful not only for projecting profit but also for other purposes such as control and price determination। कंट्रोल के लिए भी ये आपको ब्रेक इवन प्राइस की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल और प्राइस डिटर्मिनेशन किसके लिए, फ्यूचर में आपको अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल करना है, उसके लिए। A break-even chart is a graphical technique used to indicate the short-run relation of total cost and total revenue of to rate of output। यानी कितना आउटपुट है उसके सामने आपने आपके पास कॉस्ट और रेवेन्यू कितना है। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इट डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कॉल्ड ब्रेक इवन वॉल्यूम। एक वॉल्यूम डिसाइड करेंगे जिसको अपने ब्रेक इवन वॉल्यूम बोलते हैं, डायग्राम में बाद में बताऊंगा तुमको। एट विच फॉर्म्स टोटल कॉस्ट, वो टोटल रेवेन्यू से इक्वल हो जाती है, और यहाँ पे नेट इनकम अंडरलाइन करना जीरो हो जाएगी, यानी ये पोजीशन पे नो प्रॉफिट नो लॉस। दिस इज इंडिकेटेड बाय अ पॉइंट कॉल्ड, इसको अपने ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पॉइंट शोज जहां से प्रॉफिट स्टार्ट होगा, लॉस कहाँ पे होगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है वो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कितना सेल तो करना ही चाहिए आपको। इट देयरफॉर also indicates optimum level of output of operation। The break-even point is determined either in terms of physical units or in terms of money। देखो दो तरह से अपने ब्रेक इवन डिसाइड करते हैं, यूनिट में यानी कितना आउटपुट बेचना चाहिए, और रुपीज में कितने रुपये का आउटपुट बेचना चाहिए। इन द केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म इट इज इजियर एंड कन्वीनियंट टू कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट इन फिजिकल टर्म्स। लेकिन जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती है ना तो रुपीज में करना ही ज्यादा बेटर है। द ब्रेक इवन पोजीशन ऑफ द फॉर्म इन फिजिकल टर्म्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट, है ना, कितने यूनिट आपको बेचने पड़ेंगे जिससे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर हो जाए आपकी। द ब्रेक इवन वॉल्यूम इन फिजिकल यूनिट्स, उसको कंप्यूट करने की फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे देखो। ब्रेक इवन आउटपुट फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें ये ब्रेक इवन सबसे पहले चैप्टर में आएगा। फिर फिक्स कॉस्ट और नीचे लिखे है यूनिट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, राइट। तो अगर समझो 20,000 डिवाइडेड बाई 5 करें तो 4,000 यूनिट आपको बेचने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जीरो प्रॉफिट है कि नहीं वो डिसाइड करें, देखो कैसे। टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन 10 रुपये में 4,000 यूनिट बेचे तो 40,000, फिक्स कॉस्ट 20,000 है, और 4,000 यूनिट पे 5-5 रुपए की कॉस्ट होती है, मतलब वो 20,000, तो टोटल मिला के ये भी 40,000, दोनों इक्वल, तो नेट इनकम क्या हो गई, जीरो हो गई। ये देखो के पॉइंट डायग्राम में, जो के पॉइंट है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट है। के पॉइंट से कम अगर प्रोड्यूस करोगे यानी 4,000 यूनिट तुम्हारा ब्रेक इवन, के से अगर कम जाओगे तो लॉस है, तो लॉस का एरिया आपको बताया गया है, देखो डायग्राम। लेकिन अगर के से आगे बढ़ोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन शुरू होता है, तो प्रॉफिट आपको दिखाया गया, राइट। टोटल रेवेन्यू वाला जो कर्व आप ड्रॉ करो ना इनके एग्जाम में भी, तो 45 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करो, 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के साथ में। यानी जितनी प्राइस तो सेम रहेगी, जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ेगा, तो इसलिए हमेशा जब सेम सेम बढ़ता हो तो इसको 45 डिग्री के एंगल पे अपने रखना चाहिए। अब ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर रिलायबली डिटरमाइंड एंड रिमेन लीनियर ओवर द रेंज ऑफ आउटपुट। मतलब हर यूनिट को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट सेम है, हर यूनिट की प्राइस सेम है। फिर कॉस्ट आर डिविजिबल इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, दो हिस्सों में अपने डिवाइड करेंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली आउटपुट के हिसाब से वेरी वेरी यानी चेंज होती है। एंड सेलिंग प्राइस अनऑल्टर्ड, कभी बदलती नहीं है, अनऑल्टर्ड यानी ना बदलना। प्राइसेस ऑफ इनपुट्स रिमेन कांस्टेंट
यानी इनपुट यानी रॉ मटेरियल की प्राइस भी सेम रहती है, तभी तो कॉस्ट सेम रह पाएगी। एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव फैक्टर्स रिमेन अनचेंज। जितने भी तुम्हारे प्रोडक्टिव फैक्टर्स है, प्रोडक्शन करने वाले फैक्टर्स, उनकी एफिशिएंसी मतलब उनकी काबिलियत कभी भी चेंज नहीं होती है, वो डिक्रीज नहीं होती या इंक्रीज नहीं होती। एप्लीकेबल टू सिंगल, बोथ सिंगल एंड मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म्स, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। द प्रोडक्ट मिक्स इन केस ऑफ द लेटर मस्ट रिमेन स्टेबल। लेटर यानी मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म, LATTER, लेटर का मतलब दूसरी वाली चीज, आगे दो चीजों का जिक्र किया गया, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म और मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म। तो लेटर यानी मल्टी मल्टी प्रोडक्ट, और अगर फॉर्मल लिखा होता तो सिंगल प्रोडक्ट होगा, राइट। तो ये आपने जितना याद करना है इन्हें उतना कंप्लीट हुआ। यूनिट 4, 4 अलग अलग क्वेश्चन है, सॉरी टोटल 6 क्वेश्चन, उसमें से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। एक्सप्लेन मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन उसका मतलब है प्रमोशन मिक्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अपने क्या बोलेंगे, प्रमोशन मिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, अंडरलाइन करना। कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मार्केटिंग। और 4 अलग अलग पीस मार्केटिंग मैनेज मार्केटिंग मिक्स के आते हैं। इसमें प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, यानी 4 में से एक प्रमोशन है। 4 बी मार्केटिंग मिक्स के अपने 12th स्टैंडर्ड में भी देखे थे। पहले सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस, और लास्ट में आता है प्रमोशन। तो प्रमोशन इसमें सबसे लास्ट में, दैट्स व्हाई वो यूनिट नंबर 4 में, बराबर है। फिर उसके बाद इट कैरीज आउट द टास्क ऑफ इन्फॉर्मिंग द टारगेट कस्टमर्स अबाउट द नेचर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल। उसके फीचर्स क्या है, सामने वाले को कम्युनिकेट करना है आपको, तो बताना है कि प्रोडक्ट कैसी है, उसके बेनिफिट्स, एंड बेनिफिट्स यानी फाइनल बेनिफिट्स क्या है, उसके यूजेस कितने हैं, उसके प्राइसेस क्या, और प्लेसेस जहाँ पे वो अवेलेबल होगी। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर परज्यूएसिव इन नेचर। परज्यूएसिव यानी नेवर एंडिंग, कंटिन्यूअस in nature, aimed at influencing the consumer behavior in favor of a company's product offerings. The marketing success of any product, whether it is toothpaste, TV, or car, depends to a large extent an appropriate use of promotion mix by the companies. The marketing communication mix consists of 8 major modes of communication. 8 अलग अलग चीजें इसमें आती है। शुरुआत अपने एडवर्टाइजिंग से करेंगे। नीचे ने एग्जाम्पल का एक टेबल दिया है, देखो। पहले एडवर्टाइजिंग, कोई भी पेड फॉर्म, सेम डेफिनेशन जो 12th में आपने देखी थी। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ या तो आइडियाज या गुड्स या सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब आपको पता है कि कौन एडवर्टाइज कर रहा है। वाया प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आते हैं। फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर रेडियो, टेलीविजन, नेटवर्क के अंदर टेलीफोन, केबल, सैटेलाइट, वायरलेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें ऑडियो टेप, वीडियो डिस्क, CD रोम, वेब पेज। एंड डिस्प्ले मीडिया में बिलबोर्ड, बिलबोर्ड यानी वो बड़े बैनर लगते हैं ना, वो साइंस एंड पोस्टर्स एक्सेट्रा। ये पहला हुआ। देखो इसके लिए आपको या ऊपर टेबल में बताया गया कि कौन कौन से मीडिया उसमें यूज हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स है सब, राइट। फिर सेकंड है सेल्स प्रमोशन। डेफिनेशन पे जाओ पहले, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, आंख पूरे होंगे इस तरह से। A variety of short-term incentive, incentive यानी benefits to encourage trial or purchase of a product or service including consumer promotion। यानी आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को बेनिफिट्स यानी उनको एनकरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सैंपल, या तो उसको सैंपल खरीदने के लिए एनकरेज करेंगे, या यूज करने के लिए उसको एनकरेज करेंगे, या तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जिसमें सैंपल, कूपन, प्रीमियम and trade promotion such as advertising and display allowances, and business and sales force promotion contest for sales rep यानी representatives, REP यानी रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए बोला जाता है कि अगर आपने एक दिन में इतने का सेल किया तो आपको इतना कमीशन ज्यादा मिलेगा, यानी आप जो कमीशन कमाते हो इसमें 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस, company sponsor activities and programs designed to create daily or special brand related interactions with consumers, including sports, arts, entertainment and cause event such as well as less formal activities। देखो कॉज इवेंट का मतलब क्या, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, ये कॉज इवेंट है, समझे। इसमें साथ में कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन करना भी आता है, स्पोर्ट्स के अंदर स्पॉन्सर करना, आर्ट्स और या तो एंटरटेनमेंट के अंदर स्पॉन्सरशिप देना, ये सब इसके अंदर आता है। ये कंपनी स्पॉन्सर करती है एक्टिविटीज को, और ये ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया जाता है।
फिर आता पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी, अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स डायरेक्टेड इंटरनली टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी और एक्सटर्नली टू कंज्यूमर। पहले एम्प्लॉय को डायरेक्ट करो, एम्प्लॉय के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद में राइट, और उसके बाद में कंज्यूमर्स के लिए, दूसरी फर्म्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए, एंड मीडिया। कई बार मीडिया को भी प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, और प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज, और इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट कम्युनिकेशन, यानी पूरी कंपनी की इमेज बनाने के लिए या तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की इमेज बनाने के लिए, दो में से कोई भी एक चीज किया जा सकता है इसके अंदर ना। ऑनलाइन इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स डिजाइन टू एंगेज। अच्छा देखो, पब्लिक रिलेशन में याद रखना, पब्लिक रिलेशन के अंदर अब पैसा नॉर्मली खर्च नहीं किया जाता, खाली कंपनी की इमेज को सुधारने की कोशिश की जाती है, लेकिन आजकल पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी के लिए भी खर्चा किया जाता है। Online is social media marketing, online activities and programs designed to engage customers or prospects and directly or indirectly raise awareness, improve image और elicit sales of products and services। elicit यानी इंक्रीज करना। पहली बात तो क्या लिखा है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसमें अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, कंपनी की इमेज बने और सेल्स प्रोडक्ट का बढ़े इसके लिए। फिर मोबाइल मार्केटिंग, इसमें कम्युनिकेशन कंज्यूमर के सेल फोन के ऊपर आता है, स्मार्टफोन्स या फिर टैबलेट्स के ऊपर। ये ज्यादातर अपने ने सिस्टम यूआई के अंदर होता है, यूजर इंटरफेस के अंदर आपको एम्बेड किया जाता है कि आपको है ने कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो तो उसके पहले एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ती है, राइट ने। जो फ्री एप्लीकेशंस होती है उसमें इस तरह से किया जाता है। फिर डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग, जिसमें मेल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल या तो इंटरनेट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ और सॉलिसिट रिस्पॉन्स। और सॉलिसिट मतलब डिमांड रिस्पॉन्स, सॉलिसिट मतलब मांगना होता है, रिक्वेस्ट करना उसको सॉलिसिट बोल सकते हैं, सॉरी। और डायलॉग फ्रॉम स्पेसिफिक कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट यानी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, स्पेसिफिक एक कस्टमर या तो कोई दूसरा कस्टमर जो फ्यूचर में परचेस कर सके उसका। इसमें पर्सनल सेलिंग में आप फेस टू फेस जाते हो, यानी मतलब उस इंसान से सामने बात करेंगे अपने। यहाँ पे 14.1 के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हमने लिस्ट किए, जो ऊपर अपने टेबल देखा उसमें, जिसमें बट कंपनी कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड दिस, इससे भी ज्यादा एग्जांपल्स बन सकते हैं। द प्रोडक्ट सेलिंग स्टाइल, स्टाइलिंग एंड प्राइस एंड शेप एंड कलर ऑफ द पैकेज, द सेल्समैन्स मैनर एंड ड्रेस, द स्टोर डिकोर। इसको है ने डेकोरेशन डिकोर के ऊपर से आया है, इटालियन वर्ड है ये ई जो है ना उसके ऊपर डैश किया है, वो करना ही है। डिकोर जब लिखे ना तो उसके अंदर डेकोरेशन इसके ऊपर से आया हुआ वर्ड इंग्लिश के अंदर। स्टोर्स को कैसे डेकोरेट किया जाता है, सेल्स पर्सन का मैनर क्या, ड्रेस कैसे रखा जाता है, और कंपनी की स्टेशनरी, ये भी कम्युनिकेशन है। कंपनी जब बिल प्रिंट करके देगी तो उसके ऊपर अपना नाम रखेगी। एवरी ब्रांड कॉन्टैक्ट डिलीवर्स एन इम्प्रेशन दैट कैन स्ट्रेंथन और वीकन अ कस्टमर्स व्यू ऑफ अ कंपनी, यानी हर ब्रांड कोई ना कोई तरह से कोई कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट करेगी, और या तो वो उससे कांटेक्ट करने से कंपनी की इमेज को अच्छा बनाएगी, या तो कई बार यानी वीकन भी कर सकती है। अब आगे वाला नहीं लिखना है। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट बाय मार्केटर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये आप देखो जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो 6 मार्क के लिए पूछे जा सके उतने भी है। फिर ये जो इसके बाद लिखा है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको 2-3 पूछे जाए एक साथ में, इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि 6 मार्क या तो 7 मार्क का क्वेश्चन ये सब्जेक्ट के अंदर आपको आएगा, ये 2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है ना इसलिए। डिफरेंट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट बाय मार्केटर्स, तो यहाँ पे एज वी शोड विथ Pottsville College, Pottsville College, sorry, marketers can set communication objectives at any level of the hierarchy of effect model. John Rossiter and Larry Percy identify 4 possible objectives. So 4 objectives है तुम्हारे, इसमें सबसे पहला establish need for category, establishing a product or service category is necessary for removing or satisfying a perceived discrepancy between a current motivational state एंड अ डिजायर मोटिवेशन स्टेट। देखो डिस्क्रिपेंसी यानी डिफरेंस, तुम अभी कहाँ हो और तुमको होना कहाँ चाहिए, उन दोनों के बीच में एक नीड के लिए अर्ज क्रिएट करे, यानी रिक्वायरमेंट क्रिएट करे, आपके अंदर जरूरत पैदा करनी है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव।
कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बनी है, बराबर नहीं। A new to the world products such as electric cars will always begin with the communications objective of establishing category need. तो इस कैटेगरी की नीड बनाने के लिए हमारे द्वारा ये किया जाता है, राइट। अभी ये ईवी जो आती है, खास करके एमजी, वो कंपनी की, वो पता है बैटरी जो है ना उसकी, उसके पैसे नहीं लेते और उसका रेंट लेंगे हर किलोमीटर चलाने के ऊपर 2.5 रुपीज चार्ज आपको करनी है, लेकिन जितने किलोमीटर चलेगी ना उतना रेंट भरना है। इसको रेंट बैटरी प्रोग्राम बोला जाता है। दूसरी कंट्री में सक्सेसफुल हुआ, अब ये यहाँ पे भी उन्होंने स्टार्ट किया। इससे क्या होता है कि कार की जो प्राइस है ना बहुत डाउन हो जाती है। जैसे उसकी ईवी जो सबसे छोटी ईवी है कॉमेट, वो 7.8 लाख से शुरू होती है, यानी एकत मॉडल है। तो 7.8 लाख ऑन रोड करने जाओ तो 9 लाख रुपए के अंदर पड़ती है। अब 9 लाख रुपए के अंदर कॉम्पैक्ट टीवी जो सिटी के अंदर चला सकते हो, तो पर उसके अंदर यही प्रोग्राम है, यानी आपको 1 किलोमीटर के ऊपर 2.5 रुपीज देने के, बराबर है। और वो लोग जैसे ही आपका वाईफाई या तो मोबाइल के कनेक्ट में आएगा नहीं, तो अगर आपने पेमेंट ना किया हो तो बैटरी ऑफ हो जाएगी, समझे। तो ये इस तरह से ने बैटरी रेंट करने का प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम को पॉपुलर करने के लिए क्या किया इन्होंने, प्राइस कम की और उसके बाद में उसका एवरेज वगैरह उसको पॉपुलराइज कर दिया। यानी आपको जरूरत है इसकी, इसके बारे में बोलते हैं। जिस तरह से पेट्रोल भरवाते हैं इसी तरह से ये काम करना है। पर दोनों में फर्क ये है कि पेट्रोल में 6 रुपए किलोमीटर पड़ता है और यहाँ 6 रुपए नहीं होंगे, या 2.5 रुपीज में आपको, बराबर। और याद रखो बैटरी की सारी वारंटी वगैरह, और साथ में ये गारंटी है कि जब भी आप इसको रीसेल करने जाओगे तो कंपनी खुद इसको 60% में खरीद लेगी, मिनिमम 60% प्राइस के ऊपर खरीद लेगी, यानी गारंटीड लिखा है। तो ये नई कैटेगरी हुई ना। फिर उसके बाद देखो बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, fostering the consumer's ability to recognize or recall the brand in sufficient detail to make a purchase. Recognition is easier to achieve than recall. Consumer asked to think of a brand or frozen entries are more likely to recognize Stoffer Stoffer's distinctive orange packages than to recall the brand. ये जाने दो, अपने यहाँ पे याद रहिए रखना है फोस्टरिंग यानी डेवलपिंग कंज्यूमर की एबिलिटी कि वो रिकॉल करे, याद होना चाहिए उसको। बार बार एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत है। नई प्रोडक्ट लॉन्च की 1 हफ्ते एडवर्टाइजमेंट दो, बाद में बंद कर दो, लेकिन वही एडवर्टाइजमेंट बार बार नए सिरे से आती है, उसका मतलब वो रिकॉल करवाते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदनी चाहिए। ब्रांड रिकॉल वहां से लिखना है। ब्रांड रिकॉल इज इंपॉर्टेंट आउटसाइड द स्टोर, ब्रांड रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट इनसाइड द स्टोर, बराबर नहीं। ब्रांड रिकॉल आउटसाइड द स्टोर मतलब आप याद रखते हो ब्रांड को, तब ब्रांड के स्टोर में घुसोगे, और उसके बाद में आप रिकॉग्निशन यानी पहचान तो कहा ये वही चीज है जो मैंने टीवी पे देखी थी, समझे ना। ब्रांड अवेयरनेस प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड इक्विटी यानी मतलब ब्रांड के लिए एक नया पहचान जो है ना वो क्रिएट करेगी। फिर ब्रांड बिल्ड ब्रांड एटीट्यूड, हेल्पिंग कंज्यूमर्स इवेल्युएट द ब्रांड्स परसीव्ड एबिलिटी टू मीट अ करंटली रिलेवेंट नीड। अब हम उनको के उनके दिमाग में क्या करेंगे, हम उनको ये इंसर्ट करेंगे ये चीज को कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए बनी और ये तुम्हारी ये जरूरत को पूरा करेगी, इस तरह से उसको समझाना है। रेलेवेंट ब्रांड नीड्स में बी नेगेटिवली ओरिएंटेड, जैसे प्रॉब्लम दूर हो जाना तुम्हारा, जैसे बाल झड़ रहे हो तो आदिवासी ऑयल, समझे। उसके बाद में यानी वो आपको क्या बोला जाता है कि इससे क्या फायदा होगा, प्रॉब्लम रिमूव होगा। फिर प्रॉब्लम अवॉइडेंस, बालों को बचाने के लिए भी ये करो, अवॉइडेंस, दो चीजें एक साथ में आ गई। फिर इनकम्प्लीट सेटिस्फेक्शन और नॉर्मल डिप्लीशन, डिप्लीशन यानी डिस्ट्रक्शन, यानी ये सब जो है ना वो सब में नेगेशन है, सब में नेगेटिव कोई ना कोई रिमार्क है। और पॉजिटिवली ओरिएंटेड सेंसरी ग्रेटिफिकेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन और सोशल अप्रूवल। हाउसहोल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स often use problem solution. Food products on the other hand often use sensory oriented ads emphasizing appetite appeal, यानी भूख, एपेटाइट अपील यानी भूख, भूख मिटाने के लिए बात करें। प्रॉब्लम क्या है, भूख है, उसको मिटाना यानी नेगेटिविटी को कम करने के लिए ये तुमने क्या किया, इसको नेगेटिविटी ओरिएंटेड हुआ। लेकिन अगर पॉजिटिवली बात करें तो सेंसरी ग्रेटिफिकेशन, इसमें भी एपेटाइट अपील आती है, बराबर नहीं। सेंसरी अपील का मतलब क्या हुआ, सेंसरी ग्रेटिफिकेशन मतलब आंखों को अच्छा लगे, जबान को अच्छा लगे, पेट भर जाए, बराबर, ये सब चीजें होती है ना वो। फिर
influence brand purchase intention, moving consumers to decide to purchase the brand or take purchase related action. Promotional offers like coupons और 241 है, 241, 241 लिखा है इसमें, 241 deals encourage consumers to make a mental commitment to buy, but many consumers do not have an expressed category need and may not be in the market when exposed to an ad, so they are unlikely to form buy intention. ध्यान देना, ब्रांड का परचेज इंटेंशन कंज्यूमर के अंदर बनाना, प्रमोशन जैसे कूपन वैसे नहीं परचेज करने वाला था, लेकिन अगर एक पे एक फ्री होगा तो मैं परचेज कर लूंगा, समझे? तो वो नीड अराइज कराना, उनको इंटेंसिटी से वो चीज चाहिए ही, ऐसा जताना कब होता है? जब ऐसे कूपन वगैरह की ऑफर आती है। तो ये 11 से 5 के बीच में पेट्रोल फिलअप कराओ तो 3 रुपए कम थे, है ना? 3 रुपए में 1 लीटर के ऊपर, अब 1 लीटर के ऊपर 3 रुपए कम, तो कार का जो पेट्रोल भराने जाए, तो अगर 2,000 रुपये का पेट्रोल भरा है तो क्या हो? एग्जैक्टली अभी है ना, यहाँ पे दूसरी जगह पे भी कुछ चालू हुआ है कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो 1,000 का पेट्रोल, उसमें 20 रुपए का एक्स्ट्रा, बराबर है? यूपीआई से पेमेंट करो तो, कैश पेमेंट पे नहीं है ऑफर। 1,000 का पेट्रोल तो 20 रुपए। ये कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है। कंपनी को अभी तक है ना प्राइस कम कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया के मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत डाउन हो गई है, लेकिन कंपनी नहीं कर रही है। तो कंपनी इस तरह से प्रमोशनल ऑफर देके कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, समझे ना? जैसे जितने भी जियो के पेट्रोल पंप है, उसके अंदर एक नई चीज आई कि नाइट्रोजन गैस फिलअप कराओ टायर के अंदर, बराबर है? इससे होता क्या है कि गर्मी के अंदर टायर थोड़ा टेम्परेचर कम रखता है और बार बार फिलअप कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पर उसमें वापिस से एक कैच होता है कि अगर नाइट्रोजन वाले टायर के अंदर तुमने इमरजेंसी के अंदर एक आध बार हवा भरा दी, दूसरी नॉर्मल, तो चल जाए, लेकिन अगर तुम बार बार ऐसा करते हो तो टायर फट जाएगा। वो नहीं बोलेंगे ना। मुझे तो एक जन ने ऐसा बोला कि आप पढ़ाते हो ने, तो आपको पता है कि 78% ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन होता है नॉर्मल एयर के अंदर भी, तो अलग से नाइट्रोजन वाली हवा भराने की जरूरत क्या है? 78% तो वैसे भी जा रहा है, वो भी सही है। अब जिस चीज में आप लोग को पता ना होने, उसमें अपना ओपिनियन कास्ट नहीं करना चाहिए। मेनी बट मेनी कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एन एक्सप्रेस कैटेगरी नीड, राइट? तो यहाँ पे इन एनी गिवन वीक ओनली अबाउट 20% ऑफ एडल्ट्स मे बी प्लानिंग टू बाय डिटर्जेंट, ओनली 2% टू बाय अ कारपेट क्लीनर एंड ओनली 0.25% टू बाय अ कार। एक वीक के अंदर कितने लोग खरीदने की बात करेंगे, लेकिन अगर तुम ऑफर देते हो तो उसको लगता है कि यार ये ऑफर मेरे लिए बनी है, समझे ना? द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे सबके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको टुकड़ों में पूछा जाए, ये पूरा क्वेश्चन पूछना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, फिर इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी है, ऑनलाइन यानी आठों आठ जो चीजें आगे तुमने देखी ने, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बराबर ना? तो ये देखें, ये भी सिंपल है क्वेश्चन। पहले एडवर्टाइजिंग देखें। एडवर्टाइजिंग रीच जोग्राफिकली डिस्पर्स बाय, जोग्राफिकली डिस्पर्स यानी पूरे कंट्री या तो वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी हो, वहां तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचा सकते हैं। इट कैन बिल्ड अप लॉन्ग टर्म इमेज फॉर अ प्रोडक्ट, जैसे कोका कोला एड्स, एंड और ट्रिगर क्विक सेल्स, अ मैसेज एड फॉर वीकेंड सेल, राइट? ये फिलिप कॉटलर की बुक है जिसमें से लिखा गया है ना वो, इसलिए यहाँ पे आपको इंडियन चीजें कम दिखेगी। Certain forms of advertising, such as TV, can require a large budget, whereas other forms such as newspaper do not. यानी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो ज़्यादा पैसे चाहिए। न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग साइज की एडवर्टाइजमेंट कम पैसों में भी किया जा सकता है। द मियर प्रेजेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग माइट हैव एन इफेक्ट ऑन सेल्स, यानी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से भी सेल्स बढ़ सकता है। मियर प्रेजेंस यानी फक्त हाजिरी होगी। कंज्यूमर्स माइट बिलीव अ हेवीली एडवर्टाइज ब्रांड मस्ट ऑफर गुड वैल्यू, बार बार जिसकी एडवर्टाइजमेंट आती हो ना, वो हैमरिंग साइकोलॉजी की तरह से काम करता है, दिमाग में बार बार हैमरिंग करेगा कि नहीं ये ब्रांड खरीदनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द मेनी फॉर्म्स एंड यूजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट्स रिस्की टू मेक
generalizations about it, yet a few observations are worthwhile. तो देखिए अब यहाँ पे पहले परवेसिवनेस, एडवर्टाइजिंग रिपीट करो मेनी टाइम्स एक मैसेज को. इट ऑल्सो अलाउज द बायर टू रिसीव एंड कंपेयर द मैसेजेस ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटर्स. लास्ट एडवर्टाइजिंग सेज समथिंग पॉजिटिव अबाउट द सेलर साइज, पावर एंड सक्सेस. यानी जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे ना, अपने को ऐसा लगता है कि सेलर ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा पैसे वाला है, और सेलर के पास इतना बजट है, तो वो बजट से अपने को एडवर्टाइजमेंट करा रहा है और उसकी इमेज भी अच्छी है. फिर एम्पलीफाइड एक्सप्रेसिवनेस, एम्पलीफाइड यानी इंक्रीज्ड. एम्पलीफायर आता है सिग्नल को इंप्रूव करने के लिए. जो मैं माइक को यूज करता हूँ उसका नेम, जो जेनेरिक नेम है ना, वो क्या है? वॉइस एम्पलीफायर बोलते हैं उसको, यानी वॉइस को बढ़ाने वाला. एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ड्रामेटाइजिंग द कंपनी एंड इट्स ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स थ्रू द आर्टफुल यूज ऑफ प्रिंट, साउंड एंड कलर. एडवर्टाइजिंग से क्या एक्सप्रेस बराबर से कर पाते हो. कई बार तो एडवर्टाइजमेंट किसकी चल रही है वो शुरुआत में पता नहीं चलता, लास्ट में सरप्राइज हो जाते हैं, तो वो चीज याद रहती है, वो चीज अपने को याद रहती है. कंट्रोल, द एडवर्टाइजर कैन चूज द एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रांड एंड प्रोडक्ट ऑन विच टू फोकस कम्युनिकेशन. यानी किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है उसके ऊपर यहाँ पे एडवर्टाइजर क्या करेगा? ब्रांड को सिलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा. नाउ सेल्स प्रमोशन, companies use sales promotion tools, coupons, contests, premium and the like to draw a stronger and quicker buyer response, including short-term effects such as highlighting product offers and boosting sagging sales. सेगिंग सेल्स यानी मतलब धीमा पड़ा हुआ जिसको बोला जाता है. स्लोअर सेल्स, बूस्टिंग स्लोअर सेल्स लिख दो, वर्ड ना याद रहे तो उसको रिप्लेस करो. सेल्स प्रमोशन टूल्स ऑफर 3 डिस्टिंक्टिव बेनिफिट. 3 अलग अलग बेनिफिट है उसमें. सेल्स प्रमोशन का मतलब कूपन, कॉन्टेस्ट सब आ गया. एबिलिटी टू बी अटेंशन गेटिंग, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की तरफ अटेंटिव बनेगा, ज्यादा ध्यान देगा. फिर इंसेंटिव, इसमें कंसेशन, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब लालच जिसको बोला जाता है, और कंट्रीब्यूशन दैट गिव्स वैल्यू टू द कंज्यूमर. और या तो कंपनी की तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह ऑफर की जाए, राइट. और इनविटेशन, दे इंक्लूड अ डिस्टिंक्टिव इनविटेशन टू एंगेज द ट्रांजेक्शन नाउ. और वो क्या करेंगे? अभी खरीदो, अभी खरीदोगे तो ये ऑफर कल नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं, राइट. ये कब? तुम अगर कोई जगह पे पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हो ना, अगर आज आओगे तो आज के आज ये ऑफर है, कल फिर ये ऑफर नहीं होगी. जिम में भी इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो जानता है, वो जो बंदा है ना, वो जानता है कि जो चीज अभी के अभी हो जाए ना, वो क्योंकि 2-4 लोगों से बात करेगा ना, उसको सोचने का टाइम मिला ने, तो उसका माइंड भटकेगा. इसलिए कंज्यूमर को अभी के अभी कन्विंस करो, अभी के अभी पेमेंट करा दो. इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, events and experiences offer many advantages as long as they have the following characteristics. पहले तो relevant, a well chosen event or experience can be seen as highly relevant because the consumer is often personally invested in the outcome. अगर इवेंट बराबर टाइम पे की जाए तो कंज्यूमर क्या उसमें पर्सनली इन्वेस्टेड होता है, राइट. साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स चलते हैं, बारिश के सीजन के दौरान बहुत सारे फेस्टिवल्स चलते हैं. तो वो टाइम पे ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे ने वो इवेंट को स्पॉन्सर करती है पूरा, उसका खर्चा खुद उठा लेती है. तो जितने लोग आते हैं वो खास करके ने कम से अपने यहाँ पे कैसा कि होली के टाइम पे राजस्थानी लोग अपने अपने गांव चले जाते हैं. वैसे ही वहाँ पे उस जैसे कि ओनम चालू होगा तो केरलाइट जितने भी है वो सब वहाँ पे जाएंगे. तो इसकी वजह से क्या वहाँ पे ब्रांड इमेज कल्टीवेट होती है. फिर एंगेजिंग, गिवन द लाइव रियल टाइम क्वालिटी एंड इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस आर मोर एक्टिवली एंगेजिंग फॉर कंज्यूमर्स. ये ज्यादा कंज्यूमर्स है ना उसको समझेगा, उसको मानेगा, क्योंकि कई बार क्या लाइव टेलीकास्ट किया जाता हो, जैसे आई फाई अवार्ड्स, उन सबको पागल लोग देखते हैं. इम्प्लिसिट, इवेंट्स आर टिपिकली एंड इनडायरेक्ट सॉफ्ट सेल. यानी इवेंट का मतलब तुम सेल कर रहे हो, क्योंकि तुम इवेंट में जाते हो ना तो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की कोई चीज मिलती होगी वहां पे, तो अगर तुमको खाना हो पीना हो तो वही चीज वही ब्रांड आपको लेनी पड़े, ऐसा.
फिर पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी, मार्केटर्स टेंड टू अंडर यूज पब्लिक रिलेशन, yet a well thought out program coordinated with the other communications mix elements can be extremely effective, especially if a company needs to challenge consumers' misconceptions. The appeal of पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी इज बेस्ड ऑन थ्री डिस्टिंक्ट क्वालिटीज, तीन अलग अलग क्वालिटीज है जो इसमें भी, इसमें डायरेक्ट लिखना भी चालू करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास है ना तीन तीन पॉइंट, यानी तीन भी पूछे ने तो भी 6 मार्क के लिए, तीन या तो चार पूछे तो भी 6 मार्क के लिए ना पे, क्योंकि तीन तीन पॉइंट है सबके अंदर। बराबर, इसमें देखो हाई क्रेडिबिलिटी, न्यूज स्टोरीज एंड फीचर्स आर मोर ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल टू रीडर्स देन एड्स। एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या लगता है, कंपनी तो बोले, लेकिन अगर पब्लिसिटी करते हैं ना, यानी पब्लिक रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो इसमें मीडिया वाले आते हैं, और मीडिया वाले झूठ बोलेंगे ऐसी बात किसी के गले में उतरती नहीं है। एबिलिटी टू रीच हार्ड टू फाइंड बायर्स, यहाँ पे जो बायर्स नहीं भी देखते ने आपकी एडवर्टाइजमेंट को, वो भी न्यूज तो देखेंगे ना, तो न्यूज देखने वाले तक आप पहुंच सकते हो। फिर ड्रामेटाइजेशन, पब्लिक रिलेशंस कैन टेल द स्टोरी बिहाइंड द कंपनी ब्रांड और प्रोडक्ट, इस कंपनी ने किस तरह से प्रोग्रेस किया उसकी पूरी स्टोरी चलेगी तो कंपनी की इमेज बिल्ड होगी। फिर ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड मैसेजेस कैन टेक मेनी फॉर्म्स टू इंटरेक्ट विद कंज्यूमर्स व्हेन दे आर इन एक्टिव सर्च मोड और जस्ट ब्राउजिंग एंड सर्फिंग ऑनलाइन फॉर समथिंग टू डू। दे शेयर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो इसमें ने जब भी ऑनलाइन में अपने जाते हैं तो सबसे पहले पिच, मोर इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट कैन बी प्रोवाइडेड एज मच और एज लिटिल एज अ कंज्यूमर माइट वांट। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो ऑनलाइन आप अगर टेलीकास्ट देखते हो ना क्रिकेट मैच का, तो वो टाइम पे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में इंटरनेट है और जिसके घर में ये गूगल टीवी है उसकी इनकम थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वो लोग इंटरेस्टेड है। पर नॉर्मल टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कम आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, पर थोड़ी कम आएगी। समझे ना, तुम देखो ब्रांड की क्वालिटी इसी तरह से डिसाइड की जाती है। फिर उसके बाद में इंटरएक्टिव, इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज और अपडेटेड डिपेंडिंग ऑन द पर्सन रिस्पॉन्स, पर्सन जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके हिसाब से आपको जब चाहे तब इंफॉर्मेशन चेंज करना। अभी आपको ट्रैक किया जाता है, आपने अगर समझो कि फेसबुक के ऊपर एक पेज के ऊपर थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर दिया तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, ये इंटरएक्टिव बोला जाता है इसको। फिर अप टू डेट, अ मैसेज कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी क्विकली एंड डिफ्यूज थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, डिफ्यूज यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफ्यूज यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रिपेयर भी किया जा सकता है और तुरंत डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। फिर मोबाइल मार्केटिंग, इंक्रीजिंगली ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया रिलाई ऑन मोबाइल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। थ्री डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग आर, मोबाइल मार्केटिंग में टाइमली, एनी टाइम आप एप्लीकेशन ओपन करते हो सामने एडवर्टाइजमेंट आती है। मोबाइल कम्युनिकेशन कैन बी वेरी टाइम सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्ट व्हेन एंड वेयर अ कंज्यूमर इज, कंज्यूमर जहां पे है वहां तक अपने पहुंच जाते हैं। फिर इन्फ्लुएंशियल, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और ऑब्टेन्ड वाया स्मार्टफोन कैन रीच एंड इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स एज दे आर मेकिंग अ परचेज डिसीजन, उसी टाइम पे कंज्यूमर को परचेज डिसीजन लेने का बोला जाता है, इसलिए इन्फ्लुएंस ज्यादा है इसका। फिर परवेजिव यानी स्मार्टफोन तो हर जगह पे होता है, बराबर, सो मोबाइल कम्युनिकेशन आर एट देयर फिंगर टिप्स, यानी कभी भी वो एडवर्टाइजमेंट से अपने वहां तक पहुंच सकते हैं कंज्यूमर तक। फिर डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग, द एडवेंट ऑफ बिग डेटा has given marketers the opportunity to learn even about more about consumers and develop more personal and relevant marketing communications. Three noteworthy characteristics of direct and personal marketing are, डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग आर, देखो अब इसमें भी तीन, बिग डेटा यानी कि मतलब क्या, बहुत सारे डेटा अलग अलग जगह से आपको अवेलेबल करा सकते हो आप। आपने खाली एक लोन का फॉर्म भरा ना, तो इसमें कितनी कंपनीज के पास आपकी डेटा चली जाएगी पता नहीं है, क्योंकि नीचे ने आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर दो, उसमें क्या क्या लिखा जाता है किसी ने पढ़ा नहीं आता, बराबर नहीं, तो वो जैसे ही उसमें लिखा जाता है कि हम अपनी ब्रांड और अपने जैसी ब्रांड वालों को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इसलिए क्लिक करो, और आप क्लिक करके अपना कंसेंट इसको प्रोवाइड कर रहे हो। थ्री नोटवर्दी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो पर्सनल, तो पर्सनल फैक्ट्स ओपिनियंस एंड experience can be stored in massive databases and incorporated into personal messages। पर्सनल फैक्ट, ओपिनियन और एक्सपीरियंस जो है ना वो कहीं पे भी स्टोर किया जा सकता है, राइट। आप जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें आती है। फिर प्रोएक्टिव, डायरेक्ट मार्केटिंग पीस
कैन क्रिएट अटेंशन, इन्फॉर्म कंज्यूमर्स एंड इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। पहले लोगों का अटेंशन तुम्हारी तरफ आएगा, कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर सकते हो आप, और उसके बाद में कॉल टू एक्शन यानी वो लोग एक्शन लेंगे फिर बाद में। फिर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड दैट हेल्प्स अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। अ गुड कैटलॉग माइट स्पर ऑनलाइन शॉपिंग। स्पर यानी इंक्रीज करना। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन किया जा सकता है, खास करके इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के जरिए ही होता है ये सब। जो भी आप है डायरेक्ट या तो डेटाबेस मार्केटिंग करते हो वो ई कॉमर्स में ही होता है। आपने एप्लीकेशन में जो जो सर्च किया होगा ना, उसके जैसी चीजें आपके लिए बनाई जाती है। यानी सोचो कि अगर 10 करोड़ लोग मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते तो 10 करोड़ अलग अलग कस्टमर है। 10 करोड़ की मोबाइल एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से खुलेगी। ये होता है मशीन लर्निंग। उसको एआई नहीं बोलते, उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग डिफरेंट। वो तुम्हारी चॉइसेस को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, आपने 4-5 चीजें देखी तो वो तुम्हारे पास उसी जगह पे रिसेंटली व्यूड आइटम्स के अंदर होगी, बराबर नहीं? यानी मतलब अगर आपके 10 करोड़ एप्लीकेशन यूजर्स है तो 10 करोड़ लोगों के पास अलग अलग एप्लीकेशन होगी ऐसा। लास्ट में आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल एट लेटर स्टेजेस ऑफ द बाइंग प्रोसेस, particularly in building up buyer preference, conviction यानी belief, यकीन रखना, and action. It has three notable qualities. तो बायर के प्रेफरेंस को जीतना, उसके यकीन को जीतना, और वो फिर हमारी फेवर में डिसीजन ले उसको देखना। फिर सबसे पहले तो ये कस्टमाइज्ड है। द मैसेज कैन बी डिजाइन टू अपील टू एनी इंडिविजुअल। हर किसी के लिए मैसेज बनाया जा सकता है। ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। पर्सनल सेलिंग रिलेशनशिप्स कैन रेंज फ्रॉम अ मैटर ऑफ फैक्ट सेलिंग रिलेशनशिप टू अ डीप पर्सनल फ्रेंडशिप। यानी पहले तो था खाली सेल करने जाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस बेचने के लिए घर पे कोई आएगा, तो बाद में उसके साथ में धीमे धीमे फ्रेंडशिप जैसा डेवलप हो जाता है ना, क्योंकि अगर आपने उसकी प्रोडक्ट को परचेस किया तो उसका मतलब उसके साथ कांटेक्ट रखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स ओरिएंटेड, द बायर इज ऑफन गिवन पर्सनल चॉइसेस एंड एनकरेज टू डायरेक्टली रिस्पॉन्ड। उसी वक्त आप उसको पर्सनल चॉइस दे रहे हो, उसके हिसाब से अपने क्या करेंगे, उसको कैटर करेंगे, उसकी नीड जो है ना उसको क्लियर करेंगे और उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करने का बोलेंगे।